ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। सुपरफास्ट खबरें देख रहे थे आप और अब आते हैं जनहित की आज की कवर स्टोरी पर। प्लेन हादसे का आज तीसरा दिन है। गुरुवार की दोपहर को अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ था। विमान में मारे गए लोगों के शवों की शिनाख्त इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है। आज जनहित में ड्रीम लाइनर के डी फैक्टर की बात मैं विस्तार से करने वाली हूं। डी फैक्टर का मतलब डेथ, डीएनए और डॉक्टर। विमान हादसे में 265 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें से 241 विमान में सवार लोग थे, जबकि 24 लोगों की मौत विमान के मलबे की चपेट में आने के कारण हुई। इनमें डॉक्टर हैं, उनके परिवार के लोग हैं, कुछ स्थानीय लोग भी शामिल हैं। प्लेन हादसे की जांच के लिए केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। तो उधर अहमदाबाद में मृतकों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। डॉक्टरों के जिस हॉस्टल पर विमान गिरा, उस इलाके को खाली कराया जा रहा है, लेकिन अब उस जगह से मृतकों के परिवार वाले भावनात्मक रूप से जुड़ने लगे हैं। आज ड्रीम लाइनर के डी फैक्टर के हर पहलू की विस्तार से जानकारी मैं आप तक पहुंचाने वाली हूं, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। एयर इंडिया का जो प्लेन परसों क्रैश हुआ, उस विमान में 169 भारतीय नागरिक सवार थे, बाकी विदेशी नागरिक थे। हादसे में बीजे मेडिकल कॉलेज परिसर में मौजूद 4 एमबीबीएस छात्रों और एक डॉक्टर की पत्नी की भी जान चली गई। प्लेन क्रैश की जांच के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देने वाली है। कमेटी की अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव करेंगे। Composition of the high level committee involves people from various backgrounds, and the people we feel who can bring in a lot of expertise and value to the committee, which is going to investigate in a holistic way into the incident. And we have put a time limit of 3 months for them to sit down, talk to various stakeholders, and involve and discuss with any other important expert that is necessary as per their investigation. And most of the issues that you feel there need to be answers, the committee is also going to strongly pursue these things. इस बीच खबर यह है कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने एयर इंडिया सीईओ को मेल भेजकर AIU 171 से संबंधित तमाम तरह की जानकारियां मांगी है। 30 दिनों की तमाम फ्लाइट हिस्ट्री के साथ रजिस्ट्रेशन डिटेल की जानकारी मुहैया कराने के लिए कहा गया है। एयरक्राफ्ट के ट्रैक रिकॉर्ड की जानकारी अगले 2 हफ्ते के भीतर देने को भी कहा गया है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर मृत्युंजय कुमार सिंह ने रनवे के पास जाकर प्लेन हादसे के कारणों को समझने की कोशिश की है। गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट से एयर इंडिया के विमान ने उड़ान भरी और महज 30 से 40 सेकंड के अंदर ही धराशायी हो गई। भारत के एविएशन इंडस्ट्री का काला दिन कहा जा रहा है। 12 जून विमान में सवार 241 यात्रियों की मौत हो गई, लेकिन कहाँ चूक हुई, कहाँ गलती हुई, इसे तस्वीरों के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। एक विमान रनवे पर दौड़ता हुआ उड़ान भर रहा है। आपने देखा कि रनवे के काफ़ी पहले से, यानी जो बाउंड्री वॉल है उसके काफ़ी पहले ही विमान ने टेक ऑफ कर लिया, और जब एयरपोर्ट का बाउंड्री वॉल ख़त्म होगा उसके पहले ही लगभग 200 से 300 फीट ऊंचाई तक ये विमान पहुंच गया है, जो एयर इंडिया के मामले में कल होता नहीं दिखा था। अब देखिए हमारे ठीक ऊपर, जो कि हम बाउंड्री वॉल के बेहद नज़दीक हैं, और यहाँ हमारे ऊपर जाते जाते विमान ने काफ़ी अधिक ऊंचाई प्राप्त कर ली और टेक ऑफ कर लिया, लेकिन कल एयर इंडिया के मामले में ऐसा नहीं हुआ। ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट आपने देख ली है। अब आते हैं सबसे बड़े खुलासे की ओर। यह खुलासा आपको हैरान करने वाला है। सवाल यह है, क्या बोइंग ने मुनाफे के लिए यात्रियों की सुरक्षा से समझौता किया? क्या बोइंग ये लंबे समय से करता चला आ रहा है? और क्या अहमदाबाद क्रैश के बाद भी बोइंग यही कर रहा है? गुरुवार को अहमदाबाद में जो विमान हादसे का शिकार हुआ, उस विमान को अमेरिकी विमान कंपनी बोइंग ने बनाया था। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान को यात्रियों की सुविधा के लिहाज से दुनिया के सबसे बेहतरीन विमानों में गिना जाता है। लेकिन आज जो जानकारी हम दर्शकों को देने जा रहे हैं, उसे जानकर आप हैरान भी होंगे, परेशान भी होंगे। अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट को अमेरिकी संसद की रिसर्च टीम ने तैयार किया है।
5 दिसंबर 2024 की रिपोर्ट के दो प्रमुख बिंदु हैं। पहला यह कि बोइंग कंपनी पर विमानों के उत्पादन का भारी दबाव है और दूसरा यह कि इस डिमांड को पूरा करने के लिए यह कंपनी क्वालिटी से समझौता करती है। 2 पन्नों की FAA की रिपोर्ट का हाई पॉइंट यही दो मुद्दे हैं। इसीलिए हमने कहा कि क्या मुनाफा कमाने के चक्कर में बोइंग यात्रियों की जिंदगी से समझौता करती है? क्या सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाकर बोइंग विमान तैयार कर रही है? इस रिपोर्ट में ड्रीम लाइनर विमानों को लेकर जो कहा गया है उसके मुताबिक 787 ड्रीम लाइनर बोइंग कंपनी का सबसे आधुनिक वाइड बॉडी विमान है, लेकिन इसकी सुरक्षा को लेकर कई विसल ब्लोअर सामने आ चुके हैं, जिनका आरोप है कि कंपनी विमान के निर्माण के दौरान लापरवाही बरतती है। विमान के अंदर वायरिंग के दौरान औजार और मेटल के पार्ट को अंदर ही छोड़ दिया जाता है, जो तारों को नुकसान पहुंचा सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ड्रीमलाइनर विमान के निर्माण के खामियों को लेकर आरोप लगाने वाले विसल ब्लोअर जॉन बर्नेट की संदिग्ध परिस्थितियों में मार्च 2024 में मौत हो चुकी है। कानून की फाइलों में कहा तो यह भी जाता है कि बर्नेट ने खुदकुशी की, लेकिन आरोप लगते हैं कि बर्नेट की जान ले ली गई थी। ये वीडियो जो आप अभी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वीडियो उसी ड्रीमलाइनर 787 की असेंबलिंग का है जो अहमदाबाद में गुरुवार को क्रैश हुआ है। दो 2011 में पहला ड्रीमलाइनर विमान आसमान में उड़ा था। तब से पूरी दुनिया में 1000 ड्रीमलाइनर विमान ऑपरेशनल है। लेकिन दिसंबर 2024 की FAA की रिपोर्ट में कहा गया कि इस विमान के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया विमान के लिए खतरनाक है। यह आरोप रिपोर्ट में एक विशल ब्लोअर के हवाले से लगाया गया है। बाद में कंपनी ने उसी के खिलाफ कार्रवाई कर दी। हालांकि इस रिपोर्ट में कंपनी की ओर से इस बारे में दी गई सफाई का भी जिक्र किया गया है। बोइंग कंपनी के मुताबिक उसने इस मुद्दे की तरफ ध्यान दिया है और उसे बेहतर करने की कोशिश की है। लेकिन रिपोर्ट से इतना तो साफ है कि ड्रीमलाइनर के निर्माण के स्तर पर कई तरह की खामियां हैं और इन खामियों से कंपनी पूरी तरह वाकिफ भी है। सवाल तो यह है कि क्या वाकई में बोइंग ने सुधार की दिशा में कोई कदम उठाए भी हैं या फिर यूं ही लीपापोती की है। 2011 में ड्रीमलाइनर के लॉन्च होने के बाद से पहला मौका है जब अहमदाबाद में विमान क्रैश हुआ है, लेकिन बोइंग के दूसरे कई विमान पहले भी हादसों का शिकार होते रहे हैं और जब जब हादसे होते हैं तभी बोइंग कंपनी सुरक्षा को लेकर नींद से जागती है और अलग अलग तरह के दावे करती है। यह साफ है कि बोइंग कंपनी का सिक्योरिटी कल्चर सवालों के घेरे में है और यह सवाल कोई नया नहीं है। बोइंग के विमानों के बारे में कहा जाता है कि टेक ऑफ के समय ही विमान हादसे का शिकार होता है। बोइंग के ड्रीमलाइनर विमान के साथ भले ही क्रैश की ये पहली घटना हो, लेकिन बोइंग के दूसरे विमान भी सुरक्षा को लेकर सवाल झेल चुके हैं। बोइंग का 737 मैक्स विमान 2018 और 2019 में 2 अलग-अलग हादसों का शिकार हो चुका है। इन घटनाओं के बाद मैक्स विमानों को 20 महीने के लिए ग्राउंडेड कर दिया गया था, यानी उड़ान पर रोक लगा दी गई थी। इसी बोइंग कंपनी के 200 विमान भारत में उड़ते हैं। बोइंग दुनिया की सबसे बड़ी विमान कंपनियों में से एक है। इसमें 48,000 कर्मचारी काम करते हैं। दुनिया भर में 10,000 बोइंग के विमान उड़ रहे हैं। अभी 5,400 यानी कि 5400 विमान का ऑर्डर कंपनी को मिला हुआ है। 2023 में कंपनी ने 528 विमान ऑर्डर पूरा किया था। विवाद के बाद 2024 में उत्पादन 20% धीमा कर दिया गया। आज जिस रिपोर्ट का जिक्र मैं लगातार कर रही हूं आपके सामने, उस रिपोर्ट के सामने आने से पहले विसल ब्लोअर सैम सालेहपोर ने ड्रीमलाइनर 787 की सुरक्षा को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए थे। उन्होंने दावा किया कि विमान की बॉडी के कुछ हिस्से ठीक से जुड़े नहीं होते और उड़ान के दौरान इनके टूटने का खतरा बना रहता है। सैम सालेहपोर ने इंजीनियर के तौर पर बोइंग में 10 साल से ज्यादा काम किया है। सैम दावा करते हैं कि ड्रीमलाइनर के कई हिस्से अलग अलग सप्लायर कंपनियों से बनकर आते हैं। इन्हें जोड़ने पर वो सही से फिट नहीं होते। इस दावे के बीच पिछले साल अलास्का एयरलाइंस की फ्लाइट बोइंग 737 मैक्स विमान का दरवाजा करीब 16,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते समय अचानक उड़ गया।
इस घटना के बाद बोइंग विमानों की शिकायत यूएस सीनेट कमेटी तक पहुंची। इस कमेटी के सामने सैम और बोइंग के सीईओ दोनों को ही बुलाया गया। कमेटी के सामने सैम ने जो कहा वो बेहद हैरान करने वाला था। Right now, from what I've seen, the airplanes are not being built per spec and per requirement. So your testimony is the 787 line and the 777, the 777 line are you think are not. Well, not safe. they are doing stuff that increases the risk factors. Threaten you, sideline you, transfer you. सैम ने यहां तक दावा किया था कि उन्होंने खुद हवाई जहाज के टुकड़ों पर काम करने वालों को कूदते हुए देखा ताकि उन्हें एक समान किया जा सके। इसके बाद बोइंग के सीईओ को सीनेट कमेटी ने काफी खरी खोटी सुनाई थी। And allege that Boeing is cutting every possible corner on quality and safety, not just in the past, but now. They've alleged that you've eliminated safety inspections, that there are fewer in quality and there are fewer inspectors doing quality inspections out there. They've alleged that when they raised quality issues and concerns, they were reassigned, they were retaliated against, they were physically threatened. That doesn't sound like attention to quality to me. तब इस घटना के बाद बोइंग के सीईओ ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया था। हालांकि बोइंग ने तब कहा था कि ड्रीमलाइनर 787 पूरी तरह से सुरक्षित और भरोसेमंद विमान है। अभी इसी साल अप्रैल महीने में बोइंग कंपनी ने ड्रीमलाइनर विमानों को लेकर बाकायदा तारीफों के पुल बांधे थे। कंपनी ने बताया था कि ड्रीमलाइनर 85 से ज्यादा देशों में संचालित हो रहा है। 1175 से ज्यादा ड्रीमलाइनर उड़ान भर रहे हैं। 79 अलग अलग एयरलाइंस से 2000 से ज्यादा का विमानों का ऑर्डर मिला हुआ है। हर दिन 2100 उड़ानों में 4.5 लाख से ज्यादा यात्री उड़ान भरते हैं। औसतन हर ड्रीमलाइनर विमान 12 घंटे से ज्यादा हवा में रहता है। ड्रीमलाइनर की ओर से इन खूबियों को बताए 42 दिन ही बीते थे कि अहमदाबाद में विमान क्रैश कर गया। इस हादसे के बाद बोइंग ने कहा कि वो जांच में सहयोग करेगा और कारणों का पता लगाएगा कि आखिर यह हादसा क्यों और कैसे हुआ। लेकिन अब इसके आगे सबसे बड़ी परेशानी मौजूदा वक्त में शवों की पहचान की है और अब पूरा सिस्टम इसी काम में लगा हुआ है। मारे गए लोगों के परिवार वालों से डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं, लेकिन एक एक सैंपल को मैच कराना चुनौती भरा काम है। हादसा इतना भयानक था कि प्लेन में सवार एक पैसेंजर को छोड़कर सभी यात्रियों की जान चली गई। हादसे के बाद विमान आग का गोला बन गई थी और जो लोग उस प्लेन में सवार थे वो बुरी तरह से झुलस गए। बॉडी के पार्ट भी यहां वहां बिखरे हुए मिले। ऐसे में इतने लोगों की पहचान करना मुश्किलों भरा काम है और इसी काम को आसान करने के लिए डीएनए टेस्ट की जरूरत होती है, लेकिन डीएनए टेस्ट में भी समय लगता है और इसकी पहचान में 48 घंटे से लेकर हफ्तों का वक्त लग सकता है। मृतकों के जो परिजन अस्पताल पहुंच चुके हैं उनके सैंपल लेकर लगातार उनको इस बात का ढांढस दिया जा रहा है और समय मांगा जा रहा है कि सैंपल लेने के बाद आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। सैंपल लेने वालों के अस्पताल ने अलग अलग टीमें भी बनाई गई हैं। इन तस्वीरों में आप सैंपल के पूरे प्रोसेस को पूरा होते हुए, कंप्लीट होते हुए इस वक्त देख रहे हैं। एबीपी न्यूज की टीम अहमदाबाद में मौजूद है। हमारे रिपोर्टर ने उन लोगों से बातचीत की जो अपने परिवार वालों के शव की पहचान के लिए अपना डीएनए सैंपल वहां पर देने के लिए पहुंचे हुए थे। भांजा हमारे भांजा था और भांजी थी, उसके 2 बच्चे थे बस। एक का नाम जावेद है और एक का उनकी वाइफ का नाम मरियम है। बच्ची का नाम अमीना है, बच्चे का नाम जियान है। काय के लिए इंतजार करें वो तो बोलो। डीएनए रिपोर्ट कब तक मैक्सिमम और मिनिमम कितने टाइम तक ला सकते हो तुम, वो बोलो ना। शासन दे रहा है 72 घंटा, एक मैक्सिमम बोल रहा है, तो मिनिमम में क्या है? मिनिमम 72 घंटा जो है मैक्सिमम बता रहे हो ना, मिनिमम क्या है? हमारे पास क्या इंडिया में क्या ये नहीं है? इतनी फैसिलिटी नहीं है हमारे पास। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 265 मृतकों में से अभी तक कुल 223 लोगों के सैंपल ले लिए गए हैं। इन सैंपल में से 11 का डीएनए मैच हो गया है और शाम तक एक शव को परिवार वालों को सौंपा जा चुका है। यह कितना चुनौती भरा काम है इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से भी लगा सकते हैं। ये तस्वीरें आज की हैं। मलबे की सफाई के दौरान एक शव का अवशेष विमान के टेल वाले हिस्से में फंसा मिला। शव इस हालत में था कि इसे बचाव कर्मी थैले में रखकर ले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि शव किसी
क्रू मेंबर का हो सकता है। अब इस तरह के शवों की पहचान का एकमात्र तरीका यही डीएनए जांच होता है। ये जांच इस वक्त कितना अहम है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि राज्य सरकार लगातार बैठक पर बैठक कर रही है। फॉरेंसिक टीमों को दिन रात काम में लगा दिया गया है। राज्य सरकार केंद्र के लगातार संपर्क में है और हर एक जानकारी साझा की जा रही है। कुल मिला के भारत सरकार से भी बहुत बड़ी संख्या में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद यहाँ पे भेजी गई है। उसी के साथ गुजरात सरकार के भी 36 जितने फॉरेंसिक एक्सपर्ट लगातार दिन रात इस पे काम कर रहे हैं। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे भी इसी प्रकार से रात दिन काम चल रहा है। वहाँ विजिट के बाद टोटल ये जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया और जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा जल्द कैसे हो पाए उस पर काम चल रहा है। हमारे शरीर में दो तरह के ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। डीएनए जांच के लिए व्हाइट ब्लड सेल्स का ही सैंपल लिया जाता है। डीएनए शरीर की हर कोशिका में मौजूद वो कोड होता है जो किसी भी व्यक्ति की पहचान को बताता है। एक तरीके से इसे आप कह सकते हैं किसी इंसान की पहचान बताने वाला वैज्ञानिक तरीका है। इसमें एक व्यक्ति का डीएनए सैंपल लेकर दूसरे व्यक्ति के सैंपल से मिलान किया जाता है और जब वो मैच कर जाता है तब उसकी पहचान की पुष्टि हो जाती है। मेरा भांजा, उसकी वाइफ और 2 बच्चे। ब्लड सैंपल दे दिया है। ब्लड सैंपल 4 दिन पहले ही दे दिए थे, 2-3 दिन पहले ही दे दिए थे। 48 घंटे का हो गया। मतलब आप लोगों ने परसों जिस दिन घटना हुई उसी दिन रात में दे दिए थे हम लोगों ने। रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है और रिपोर्ट का इनका ऐसा कहना है कि गांधीनगर जाना पड़ेगा। गांधीनगर रिपोर्ट आती है, गांधीनगर से रिपोर्ट हमारे पास आती है। इसके बाद ही हम आपको बता सकते हैं कि इसमें क्या हुआ है बोल के। तो ये लोगों का कहना है कि 48 घंटे के पहले हम रिपोर्ट दे सकते नहीं। आपको अगर इंक्वायरी करना है, आपको जो नंबर दिए हैं उस पर कॉन्टैक्ट करो, उसके थ्रू आपको मालूम पड़ेगा। डिपार्टमेंट सबसे मिल रहा है सर, लेकिन हमें कहीं से भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमको कोई जवाब दे दे। लोगों को खोया और अब उनके पार्थिव शरीर के इंतजार में दिन गुजर रहे हैं। सर एक खेल हो गया सर, ये लोग मर रहे, गवर्नमेंट बैठी है और हम तड़प रहे। अब डीएनए टेस्ट की प्रक्रिया क्या होती है उसको भी समझा देते हैं। अभी जो प्रक्रिया अहमदाबाद में हो रही है वो पूरी प्रक्रिया 5 हिस्सों में होगी। पहला चरण सैंपल लेने का, दूसरा सैंपल से डीएनए निकालना होता है, तीसरा डीएनए को लैब में बड़ा किया जाता है। अहमदाबाद में ही फॉरेंसिक लैब है। चौथे चरण में फॉरेंसिक एक्सपर्ट डीएनए की रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। 5वें और आखिरी चरण में दोनों डीएनए की रिपोर्ट का मिलान किया जाता है। मृतकों के डीएनए सैंपल लेकर उनकी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। अब रिश्तेदारों के सैंपल लेकर उन्हें लैब में भेजा जा रहा है। रिपोर्ट मैच हो रही है तो शवों को सौंप दिया जा रहा है। मरने वालों की संख्या 265 से ज्यादा है तो परिजनों के सैंपल लेकर उन्हें लैब में लगातार भेजा जा रहा है। रिपोर्ट बनने में वक्त लग रहा है। इतना समय क्यों लगता है, इसका जवाब हमने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश की है। डीएनए टेस्ट एक लंबा प्रोसीजर होता है, उसको शॉर्टकट नहीं कर सकते हैं। डीएनए टेस्ट में जो टिश्यू है, ब्लड सैंपल है या कोई भी दूसरा शरीर का टिश्यू, इसको लैब में ले जाते हैं। तो ये जो लैब है इसको हम बोल रहे हैं एफएसएल, फॉरेंसिक साइंस लैब में जब ले जाते हैं तो वहाँ पर इसमें एंजाइम ऐड किए जाते हैं। 2 एंजाइम ऐड किए जाते हैं। वो एंजाइम को इस टिश्यू पर काम करना पड़ता है ताकि हर तरह का जो मॉलिक्यूल है उसके स्ट्रैंड्स, डीएनए और आरएनए में एक हेलिकल स्ट्रैंड होता है, वो खुल जाए। तो उस मार्कर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, मैनुअली भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है मार्कर को, कंप्यूटर से भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है। उसके बाद इसको दोबारा से डबल कंफर्मेशन के लिए सीएफएल, नेक्स्ट हायर लैब, सेंट्रल फॉरेंसिक लैब में भेजा जाता है। तो ये समय लगता है। सीएफएल में भी जब डीएनए हो जाता है क्लियर, उसके बाद उसकी एक लीगल मेडिकल रिपोर्ट तैयार होती है। एक बार जस्ट सोचिए कि अगर गलती से भी एक परिवार का शव दूसरे परिवार में चला गया और वो उसको नागपुर में ले जाके दाह संस्कार कर देते हैं, तो 3 दिन के बाद जब रिकन्फर्मेशन में पता लगा कि यह मिस्टेक हो गई है तो दोनों परिवारों को समझ नहीं आएगा कि क्या करें। जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं वो तो उनको तो सावधान पोजीशन में खड़ा कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही संवेदनशील मामला है।
मामला संवेदनशील भी है और इसको पूरा करने में समय भी लगेगा और यकीनन वहां पर जिस तरह की भीड़ उमड़ी हुई है, परिवार के लोग, उनकी बातों को भी समझा जा सकता है। वो हैरान और परेशान हो रहे हैं। सरकार की ये जिम्मेदारी है कि उनकी तमाम बातों को वो एड्रेस करे और उनकी जितनी भी चिंताएं हैं उन सबको दूर करे। आगे बढ़ते हुए बात अब अहमदाबाद विमान हादसे के शिकार उन लोगों के परिजनों की जिनकी अपनों ने जान गंवाई है। युवकों से लेकर नव दंपति, बुजुर्गों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। कोई अपने माता पिता को सरप्राइज देने के लिए आया था तो किसी ने अपनों से फिर लौटने का वादा किया था। लेकिन अहमदाबाद हादसे में उन तमाम मुसाफिरों की जिंदगी एक दर्दनाक कहानी में तब्दील हो गई। डॉक्टर बनना उसका सपना था, वो लोगों की जिंदगियां बचाना चाहता था। सफेद कोट पहनकर वो समाज की सेवा करना चाहता था, लेकिन महज 19 साल में सफेद कफन में जिंदगी की अंतिम यात्रा पर निकल गया। ये तस्वीरें 19 साल के मानव भादु की है। मानव अहमदाबाद में बीजे मेडिकल कॉलेज में MBBS सेकेंड ईयर के छात्र थे। पीली बंगा की जिन सड़कों पर मानव का बचपन बीता, आज उसी सड़क पर उनकी शव यात्रा निकली। मानव अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। पिता निजी बैंक में मैनेजर हैं। 20 दिन पहले ही मानव अपने घर पीली बंगा आया था और परिवार से मुलाकात कर वापस कॉलेज लौट गया था। 12 जून को मानव हॉस्टल के मेस में खाना खा रहे थे, लेकिन दोपहर 1:40 पर आसमान से मौत आ बरसी। एयर इंडिया का विमान हॉस्टल की छत पर आ गिरा। हॉस्टल की मेस हादसे की जद में आ गई। मानव समेत कई डॉक्टर के ऊपर छत गिर गई। ये तस्वीरें हादसे के ठीक बाद की हैं। देख सकते हैं कि कैसे छात्र मलबे को हटाकर अपने दोस्तों को लेकर जा रहे हैं। इन्हीं में से एक मानव भादु है। एयर इंडिया हादसे के दुख का पहाड़ इस पिता के सिर पर भी पड़ा है। आंखों में आंसू, लड़खड़ाती जुबान और एक सरप्राइज जो जिंदगी भर इन्हें सालता रहेगा। सरप्राइज दिया मेरे को पता नहीं था कि इंडिया आ रहा है। 2 साल से वही है। ये है अनिल पटेल। 15 दिन पहले इनके बेटे हर्षित पटेल और बहू पूजा पटेल लंदन से इंडिया उड़ान भरकर सरप्राइज दिया था। परिवार के साथ वक्त बिताया। 12 जून को हर्षित और पूजा वापस लंदन लौट रहे थे, लेकिन एयर इंडिया का विमान AI 171 उड़ान भरते ही हादसे का शिकार हो गया। अब परिवार अपनों की डेड बॉडी मिलने का इंतजार कर रहा है। में बहुत मुश्किल होती है, पर अब मेडिकल ऐसी चीज़ है मैडम का, जब तक इतने सारी घटना, इतनी दुर्घटना, इतनी आदमी है डेड, एक भी बचा नहीं है, तो मैं भी समझ सकता हूँ। पर दर्द होता है, तो जिसको होता है उसको मालूम पड़ता है। जिसका गया है उसको मालूम पड़ेगा ना। कुछ वक्त पहले ही लंदन में पूजा का मिसकैरेज हो गया था। दोनों गमों का घाव भरने अपनों के पास आए थे। अपने वतन में ही इलाज कराया था। उम्मीद थी कि अगली बार परिवार का चिराग लेकर लौटेंगे। पोते को देखने का सपना सोजो अनिल पटेल के सामने बेटे बहू काल के गाल में समा गए। तो प्रेगनेंसी थी और मिसकैरेज हो गई। वहाँ से फिर वहाँ ट्रीटमेंट में देर बहुत लगती है, फॉरेन कंट्री। तो वहाँ से फिर मेरे को अगले भविष्य के देखने के लिए मैंने कहा अपने को टाइम नहीं करना है। तो फिर लड़के और बहू ने सोचा अपने इंडिया जाके ही करवाते हैं। तो वो लोग सरप्राइज दिया मेरे को पता नहीं था कि इंडिया आ रहा है। 2 साल से वही है, तो आ गए। कुछ ऐसी दर्दनाक कहानी है इस दंपत्ति की, रोजर डेविड क्रिश्चियन और रिचा रोजर क्रिश्चियन, जिनकी हाल ही में शादी हुई थी। दोनों लंदन में रहते थे। 5 दिनों के लिए परिवार से मिलने अहमदाबाद आए थे। जो घर कुछ दिन पहले तक डेविड और रिचा की मौजूदगी से गुलजार था, वहां अब मातम पसरा हुआ है। बीच के सेंटर में वो मैनेजर की पोस्ट में था मेरा लड़का। दोनों पति पत्नी दोनों साथ में थे और बहुत अच्छा कपल था। हमको घूमने का ज़्यादा शौक है, हम जाते हैं बार बार। उसने वो पापा को प्रॉमिस भी किया था कि आपको फिनलैंड भी ले के जाएंगे, क्योंकि हमारी बहू का जो भाई है वो एस्टोनिया में है, ताकि बहुत सुंदर देश है कि आपको वहाँ ही लेके जाऊंगा। ऐसा उसने प्रॉमिस भी किया था हमारे साथ। और सुबह में तो ऐसा हादसा हो गया। इसी हादसे में एक बेटी ने भी अपना पिता खो दिया। इनका नाम है प्रीति पांड्या।
भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक प्रीति अपने परिवार के साथ लंदन में रहती हैं। पिता रमेश पटेल देश की मिट्टी का मोह छोड़ नहीं पाए। 4 जून को भारत आए थे और फिर वापस नहीं लौट सके। 4th of June, just for 9 days. He just wanted to come to eat fruit, Jambura fruit. But when he called me on Tuesday, video called me, I was working and I thought I'd call him back, and I never was able to because I just got busy with work. इस बेटी को हमेशा ये अफसोस रहेगा कि वो अपने पिता की आखिरी कॉल पिक नहीं कर पाई। रमेश पटेल के परिजनों ने बताया कि वो हर साल अहमदाबाद आते थे और अपने पैतृक घर में रहते थे, लेकिन रमेश पटेल अब फिर कभी लौट कर नहीं आएंगे। घर वाले इतने खौफ में हैं कि लंदन से आने के लिए एयर इंडिया की उड़ान छोड़ दी। Even yesterday when we were trying to get our booking to come here, Air India was an option and I said I'm not coming on Air India. We can't lose 5 of us have travelled to come here to say our farewell. We've left up both our children. Both children are by themselves, they're home as well. But they said, Mom, Dad, you just carry on. Don't worry about it. Just bring the other bag. लंदन में अपने सपनों की उड़ान भरने जा रहे थे डेनियल लॉरेंस। 12 जून को अहमदाबाद विमान हादसे ने उनके सपनों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। डेनियल लंदन में पढ़ाई कर रहा था। उड़ान भरने से पहले एयरपोर्ट पर मां के साथ फोटो खिंचवाई थी। अब परिवार के पास याद के तौर पर बस एक यही तस्वीर रह गई है। मेरा एक ही लड़का सहारा था। उसका पापा भी मर गया, मेरा कोई नहीं हमारा। मेरे को बोलता था, दादी तुम तीनों मिलकर अच्छी तरह रहना, मैं बैठा हूँ, तुमको कुछ भी हो तो वहाँ से भी फोन कर देना, तुमको मदद करूँ। फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले लॉरेंस ने अपनी मां को वीडियो कॉल भी किया था। बताया था कि पूर्व सीएम विजय रूपाणी उनकी आगे वाली सीट पर ही बैठे हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद प्लेन में सवार 241 लोगों की मौत हो गई। अहमदाबाद में 12 जून को सबसे बड़े हवाई हादसे का दर्द अब तक पसरा हुआ है। अपनों के छत विछत शवों के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। चीख चित्कार की गूंज कम होने का नाम नहीं ले रही। अपनों का शव लेने के लिए परिवार अहमदाबाद में जुटे हुए हैं। हादसे वाली जगह जाकर अपने प्रियजनों को आखिरी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, लेकिन चाहकर भी वो वहां पर नहीं जा पा रहे। ये रिपोर्ट देखिए। दादा क्या नाम है आपका? शांतिलाल। कौन था आपका अस्पताल? आपके भाई क्या करते थे वहाँ पर? लंदन में काम करता है। तो इसी विमान हादसे में उनका निधन हुआ। आप लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे। देखिए ये दंपत्ति हाथों में फूल लेकर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हुए थे। इनके भाई जो है वो लंदन में रहते थे और यहाँ से अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे और इसी विमान में सवार थे जो विमान हादसे का शिकार हुई और अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो जिस जगह पर यह घटना हुई, जहां उनका निधन हुआ, वहां पर फूल माला लेकर एक श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। वहां पे एक पूजा पैर पड़ सकें और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर सकें। और घटनास्थल पर जाने के बाद उनकी हिम्मत टूट गई। उन्होंने जो देखा वो हिम्मत टूट गई उन्हें देखने के बाद, और ये अंदर से वापस लौट आए हैं। तो ये देखिए आप, ये पूरा परिजन समाज, उनके घर के सदस्य हाथों में फूल और दिया लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए थे। बस घटनास्थल पर जाकर जो मृतक हैं, जो इस घटना में जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। ऐसे एक नहीं कई परिवार हैं जो सिविल अस्पताल के बाहर अपनों को पुष्प अर्पित करने के लिए आए हैं। हादसे वाली जगह जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे। दरअसल हादसे वाली जगह पर रेस्क्यू टीम जुटी है। वहां का मंजर इतना भयावह है कि हर कोई वहां पहुंचने से पहले ही वापस लौट रहा है। 12 जून को हुए विमान हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी की भी जान गई थी। राजकोट में उनका बचपन बीता और यहीं से उन्होंने अपना सियासी सफर शुरू किया था।
राजकोट ने भी आज उन्हें कुछ इस तरह याद किया। उनकी याद में मार्केट बंद रखा गया, स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। हर जगह पसरा सन्नाटा इस बात की गवाही दे रहा है कि राजकोट को विजय रूपाणी जितना पसंद करते थे, ये शहर भी उन्हें उतना ही प्यार करता था। लोग राजकोट में किए गए उनके कामों को याद कर रहे हैं। विजय भाई रूपाणी को राजकोट से इतना प्रेम था, जब भी राजकोट आते तो राजकोट वासियों को मिलके और राजकोट वालों से प्रेम करके जाते। और राजकोट के लिए जितनी भी सुविधाएं, हीरासर एयरपोर्ट, एम हॉस्पिटल, ये जितने ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज बने, वो सब विजय भाई ने अपने अकेले सूझ से है, गवर्नमेंट साथ, लेकिन विजय भाई का जो प्रेम और लगाव राजकोट के साथ का, इसका यह नतीजा है। और राजकोट विजय भाई को कभी नहीं भूलेगी। 12 जून को हुए विमान हादसे ने कई घरों को उजाड़ दिया, अपनों को अपनों से हमेशा के लिए दूर कर दिया। इस हादसे के गम से पीड़ित परिजन न जाने कब और कैसे उबर पाएंगे। आगे बढ़ते हुए जनहित में अब बात उस जंगी मोर्चे की जो अगर पूरी तरह से खुल गया तो पश्चिम एशिया के 2 देश मरघट में बदल सकते हैं। इस जंग का अंजाम सिर्फ इन दोनों देशों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। मैं बात ईरान और इजरायल में पिछले 2 दिनों से जारी युद्ध की कर रही हूं। पहले इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए, ईरान के 9 वैज्ञानिकों समेत कई टॉप सैन्य कमांडरों को मारने का दावा किया, तो इजरायल पर भी ईरान की ओर से जवाबी हमले हुए। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, इनमें से ज्यादातर को अमेरिका और उसके मित्र देशों की मदद से नाकाम कर दिया गया, लेकिन कुछ मिसाइलें तेल अवीव में गिरी और 3 लोग मारे गए। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, क्योंकि दोनों ही देश एक दूसरे पर हमले को अपने अपने वजूद की जंग बता रहे हैं। सवाल यह है, दोनों देशों की जंग रुकेगी या फिर और भड़केगी? अगर जंग के शोले और भड़क गए तो इजरायल के करीब 1 करोड़ और ईरान के 9 करोड़ से ज्यादा लोगों के वजूद का क्या होगा, यह भी कहना मुश्किल है, क्योंकि युद्ध की विभीषिका की शुरुआती तस्वीरें ही बेहद डरावनी हैं। ईरान पर इजरायल के भीषण हमले जारी हैं। परमाणु केंद्रों को दहलाने के बाद अब तेहरान का एयरपोर्ट भी धधक उठा है। इजरायल ने ईरान के मिसाइल लॉन्चर ठिकाने तबाह कर दिए। ईरान के हथियार गोदाम भी इजरायल के निशाने पर हैं। हालांकि जवाबी हमले ईरान की ओर से भी किए जा रहे हैं। ईरान ने भी इजरायल के एटमी ठिकाने पर हमले का दावा किया है। ईरान की एक मिसाइल इजरायल के रिहायशी इलाके में गिरी तो तबाही का मंजर सामने आया। इमारत जमींदोज हो गई, कुछ लोगों की मौत तक हो गई। आलम यह है कि ईरान से लेकर इजरायल तक जंगी सायरन 24 घंटे बज रहे हैं। एक तरफ ईरान की ओर से इजरायल को नरक में तब्दील करने की धमकी दी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर इजरायल ने तेहरान को जला देने की चेतावनी दे दी है। इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया तो जवाब में ईरान ने भी मिसाइलों की बौछार कर दी। वार पलटवार के इस जंग का सबसे नया मंजर कितना भयावह है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। ईरान की जमीन पर इजरायल के हवाई हमले जारी हैं। ठिकाने चुनिंदा हैं। लक्ष्य ईरान के वो परमाणु ठिकाने हैं जहां इजरायल को एटम बम बनने का अंदेशा है। कहने को ईरान की वायु रक्षा प्रणाली सक्रिय है, लेकिन इजरायल के हमले इतने सटीक और घातक हैं कि ईरान धुआं नजर आ रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान में लगातार धमाके हो रही हैं। आग के गोले और धुएं का गुबार नजर आ रहा है। परमाणु ठिकानों पर इजरायल के हमलों से ईरान बौखलाया तो जवाब में इजरायल पर मिसाइलों की बौछार कर दी। ऐसे में अब इजरायल ने भी तेहरान के गैर परमाणु केंद्रों को भी तबाह करना शुरू कर दिया है। इसका सबूत तेहरान का मेहराबाद एयरपोर्ट है, जहां इजरायली लड़ाकू विमानों ने बम बरसाकर बर्बादी मचा दी। This morning, the IDF launched Operation Rising Lion. This is a precise preemptive operation to remove existential threats to the state of Israel, to strike Iran's nuclear program, and to degrade the Iranian regime's long-range missile capabilities. Iran is weaker today than it was yesterday. So far, we have struck over 200 targets, and we are continuing to strike. इजरायली सेना ने ईरान के उन मिसाइल लॉन्चर्स को भी तबाह करने का दावा किया है जहां से उसे ईरानी आर्मी निशाना बना रही थी। इजरायल के मुताबिक उसने ईरान के ऐसे दर्जनों ठिकानों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया।
इजरायली एयरफोर्स के टारगेट पर ईरान के वो हथियार गोदाम भी हैं जहां खतरनाक मिसाइलों का जखीरा जमा है। ये पश्चिमी ईरान का अजदाबाद हथियार गोदाम है जिसे इजरायल की वायुसेना ने खंडहर में तब्दील कर दिया। ऐसा नहीं है कि ईरान खामोश बैठा है, बदले की आग में ईरानी सेना भी धधक रही है। ऐसे में उसकी ओर से भी इजराइल को जलाने की पुरजोर कोशिश है। इस कड़ी में ईरान ने तेल अवीव में इजरायली परमाणु ठिकाने पर मिसाइल अटैक का दावा किया है। ये वीडियो भारत में ईरानी दूतावास ने जारी किया, जिसके जरिए तेल अवीव में हमले का दावा किया गया है। ईरानी दूतावास ने लिखा है ये तेहरान नहीं बल्कि तेल अवीव है। दावे के मुताबिक इजराइल ने करीब 200 लड़ाकू विमानों की मदद से ईरान के 150 ठिकानों पर धावा बोला है। इस पर ईरान की ओर से कहा गया कि उसकी सेना ने इजराइल के सबसे ताकतवर फाइटर जेट F-35 को जमींदोज कर दिया है। ईरान के मुताबिक उसने अमेरिका की 5वीं पीढ़ी के 2 F-35 को बेकार कर दिया। जाहिर है ईरान झटके से उबरने की कोशिश में जुटा हुआ है। ऐसे में उसकी तरफ से भी इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें दागी गई है। इसका सबूत तेल अवीव में इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम का ये एक्शन है, जिसने ईरान की तमाम मिसाइलों को आसमान में ही नाकाम कर दिया। ईरान की कुछ मिसाइलें लक्ष्य को भेदने में कामयाब भी रहीं। ये तेल अवीव की तस्वीर है, जहां ईरानी हमले में रिहायशी इमारतें तबाह हो गई, कुछ लोगों की मौत हो गई, कई लोग जख्मी हो गए। तेल अवीव ही नहीं, इजराइल के यरूशलेम को भी ईरान ने निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन के हमले को नाकाम कर दिया। ये तस्वीर फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक की है, जहां आसमान में ईरानी मिसाइलों को हमले से रोकने में इजराइल कामयाब रहा। युद्ध का खौफ दोनों देशों में है। ऐसे में तेहरान और तेल अवीव में हर पहर जंगी सायरन बज रहे हैं। दोनों देशों के एयर डिफेंस सिस्टम की निगाहें आसमान पर टिकी है, क्योंकि खतरा कहीं से भी मिसाइल गिरने का है। युद्ध छिड़ चुका है। शांति की गुंजाइश कमतर होती जा रही है। ऐसे में अब ईरान ने अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता से पीछे हटने का ऐलान कर दिया, यानी युद्ध अब और भीषण होने की पूरी आशंका है। अब सवाल यह है कि ईरान और इजराइल में युद्ध की नौबत क्यों आई? तो इसकी सबसे बड़ी वजह ईरान की परमाणु हसरतें हैं। इजराइल के मुताबिक ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। यहूदी देश को डर है कि अगर ईरान ने एटम बम बना लिया तो ये इजराइल के वजूद के लिए खतरा हो जाएगा। ऐसे में इजरायली सेना ने ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकने के लिए उस पर सीधा हमला कर दिया। वैसे खुद इजराइल एक परमाणु ताकत है, लेकिन एलानिया तौर पर नहीं है। इजराइल के पास करीब 90 परमाणु बम हैं, जबकि ईरान के पास करीब 8 से 10 एटम बम बनाने की क्षमता बताई जाती है। लेकिन इजराइल ऐसा किसी कीमत पर होने नहीं देना चाहता। लिहाजा इजरायली सेना ने ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए मिशन ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है। क्या सचमुच ईरान से इजराइल को खतरा है? इसे समझने के लिए आपको दुनिया के नक्शे पर दोनों देशों को एक साथ देखना होगा। दोनों देशों के बीच 2300 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी है। ईरान और इजराइल के बीच सीरिया, इराक, लेबनान, जॉर्डन जैसे देश हैं। चारों मुस्लिम देश हैं। इन दिनों सीरिया, इराक और लेबनान की हालत पस्त है, जबकि अमीर और रसूखदार जॉर्डन का रुख इजराइल के पक्ष में है। अब मैं आपको ईरान के उन परमाणु ठिकानों के नक्शे भी दिखाती हूं जो इजराइल के रडार पर हैं। तो मोटे तौर पर ईरान में अराक, फोडो, नतांज, इस्फहान और बुशर जैसे परमाणु ठिकाने हैं।
इनमें से नतांज और इस्फहान को इजरायली हमले में बड़े नुकसान की खबर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है, क्या इजरायल ने सचमुच ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकने के लिए उस पर हमला किया है, या अटैक के पीछे की मंशा कुछ और है? इस पर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के जानकार क्या कहते हैं, आपको सुनाते हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को डोमेस्टिक पॉलिटिकल डिफिकल्टीज है। आप जानते हैं कि एक रेजोल्यूशन था क्नेसेट पार्लियामेंट डिसॉल्व करने के लिए और नया चुनाव इलेक्शन के लिए। अगर एक नया इलेक्शन होता है तो बेशक नेतन्याहू को मेजॉरिटी मिलेगा नहीं। दूसरी बात है कि वो करप्शन चार्जेस है, उसका हियरिंग भी हो रहा है। नेतन्याहू ने कहा था पहले कि अगर ईरान अमेरिका नेगोशिएशंस से कुछ होता नहीं है तो उन्होंने मिलिट्री एक्शन लेगा। वो तो मेरे ख्याल से ईरान को मिसलीड करने के लिए था। ईरान और इजराइल की अदावत बेहद पुरानी है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद जब ईरान में इस्लामिक गणराज्य की स्थापना हुई, तभी से ईरान यहूदी देश इजराइल को शैतान मानता है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई इजराइल को अवैध और कब्जा किया हुआ देश मानते हैं। उनका मानना है कि इजराइल ने फिलिस्तीन पर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, इसीलिए उसे खत्म करके फिर से फिलिस्तीनी राज कायम करना चाहिए। ऐसे में ईरान की ओर से इजराइल के दुश्मनों को खुलेआम मदद भी दी जाती है। इजराइल के मुताबिक ईरान लंबे समय से उससे प्रॉक्सी वॉर कर रहा है। उसके दुश्मन हमास, हिजबुल्लाह, इस्लामिक जिहाद मूवमेंट और शिया मिलिशिया की मदद करता आ रहा है। दोनों देश कैसे एक दूसरे को बर्बाद करने की खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहे हैं, ईरान और इजराइल के मौजूदा सर्वोच्च नेताओं की जुबान से ही आप इस बात को आसानी से समझ सकते हैं। صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد. عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی. زندگی برای اونها تلخ خواهد شد بدون تردید. فکر نکنند که زدند و تمام شد. کار رو اونها شروع کردند و جنگ. Proud people of Iran, we're in the midst of one of the greatest military operations in history, Operation Rising Lion. The Islamic regime, which has oppressed you for nearly 50 years, threatens to destroy my country, the State of Israel. The objective of Israel's military operation is to remove this threat, both the nuclear threat and the ballistic missile threat to Israel. And as we achieve our objectives, we're also clearing the path for you to achieve your objective, which is freedom. अब सवाल यह है कि क्या ईरान इजराइल युद्ध का असर भारत पर भी पड़ेगा? तो इसका जवाब हाँ में है। इस युद्ध का सीधा असर भारत की तेल आपूर्ति पर पड़ सकता है। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध से कच्चे तेल की कीमत बढ़ जाएगी। भारत का तेल आयात बिल 2024-25 में 20.6 लाख करोड़ रुपए था। ऐसे में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से भारत का खर्च बढ़ेगा। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से रुपए में गिरावट आती है, क्योंकि उच्च आयात बिल से अमेरिकी डॉलर की मांग बढ़ती है। डॉलर के मूल्य में इजाफे से भारत का आयात खर्च बढ़ेगा। तेल की बढ़ती कीमतों को अगर उत्पाद शुल्क में कटौती के जरिए नियंत्रित किया जाता है तो इससे सरकारी राजस्व पर असर पड़ेगा। इससे भारत की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि ईरान इजराइल जंग की सूरत में भारत के निर्यात पर नकारात्मक असर लाजिमी है। निर्यात में मंदी से भारत की मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्माण प्रभावित हो सकता है। युद्ध की वजह से खाड़ी क्षेत्र में रहने वाले भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा पर भी असर पड़ेगा। खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि जीसीसी देशों में भारतीय प्रवासी आबादी 90 लाख से ज्यादा है। जीसीसी देश भारत के बड़े कारोबार सहयोगी भी हैं। 2023-24 में इन देशों से हमारा कारोबार 14.4 लाख करोड़ रुपए का था। ईरान इजराइल युद्ध से भारत को विदेशों से आने वाली मोटी रकम पर भी असर पड़ेगा। हर साल दूसरे देशों से भारतीय नागरिकों की ओर से भेजे जाने वाली राशि का 1/3 मध्य पूर्व देशों से ही आता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।